हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लीमा एंड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए, रियल नंबर्स के अंतर्गत ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ते हैं। मैंने टू पॉजिटिव इंटीजर्स 23 और 4 को लिया। ये देख रहे हैं 23 इज द ग्रेटर देन 4। अगर हम 23 को 4 से डिवाइड करते हैं ये 4 5 जा 20, 5 टाइम्स गया और 3 रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि 4 जो है वो डिवीजर था, 23 डिविडेंड था, 5 जो आया वो क्वोशिएंट है और इसमें शेष कितना बचा? 3। यानी अगर हम सपोज ये मान लें a इक्वल टू 23 एंड b इक्वल टू 4 दिया गया है और इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं 23 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर r की वैल्यू क्या आई है? 3। यानी 4 5 जा 20 प्लस 3 23, यह बराबर हो गई 23 के। जिसमें भाग दिया गया वो बराबर होगा जिससे भाग दिया गया उसके, और जो भागफल आया इन दोनों के गुणनफल और उसमें शेष को जोड़ दिया जाता है। यानी 23 इस A 4 B एंड 5 ये Q प्लस 3 की वैल्यू हो गई R के बराबर, R यानी A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। यानी डिविडेंड बराबर है डिवीजर जिससे भाग देते हैं गुणे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ध्यान दीजिए, यही हमने इसके पहले डिविजिबिलिटी के चैप्टर में भी पढ़ा, लेकिन वहां से यहां अंतर केवल इतना है कि उसमें r का मान क्या था? 0 था। r की परिकल्पना बिल्कुल नहीं की गई थी, लेकिन यहां पर r का मान जो भी आया वो रिमाइंडर कहला रहा है। यानी विभाज्यता और विभाजन इन दोनों में जो अंतर है वो यही है कि वहां पर r की वैल्यू, विभाज्यता में r की वैल्यू 0 होती है, जबकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r का मान 0 से अधिक, और यह जो डिवीजर है b, r का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक, लेकिन b
यानी डिवीजर से कम होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि चाहे जब भी, चाहे जहां भी जिस किसी संख्या में भाग दिया जाएगा वह बराबर होगा जिससे भाग दिया जाएगा उससे, और जो भागफल आएगा इन दोनों के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होगा। ठीक ना। अब यही इक्वेशन जो है, यही समीकरण जो है, वो यूक्लिड महोदय ने पहली बार ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के अध्ययन में दिया। यूक्लिड यह ग्रीक के रहने वाले प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्योमेट्री यानी ज्यामिति को पढ़ने के लिए एक नई विधा की खोज की। इन्होंने ज्योमेट्री को दिया। ज्योमेट्री दो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो जियो का मतलब है पृथ्वी या भूमि, और मेट्री दूसरा शब्द था मेट्रिन से आशय मापन से है। यानी इससे यह बात क्लियर होती है कि पृथ्वी की माप के लिए ही आवश्यकता पड़ी होगी इस प्रमेयिका को देने की। डिवीजन वो हम लोगों ने देखा, यानी विभाजन, और तीसरा शब्द इसमें है प्रमेयिका। प्रमेयिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीमा कहते हैं। प्रमेयिका यह सिद्ध कथन है, यानी चाहे जहां भी होगा किसी भी संख्या में जो डिविडेंट है उसमें किसी भी डिवीजर से जब भाग दिया जाएगा तो यह डिवीजर और क्वॉशिएंट के मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल और शेष के योगफल के बराबर जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह बराबर होगा। यह सिद्ध कथन है। इसीलिए कहा जाता है ए लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट फॉर प्रूविंग अनदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके द्वारा किसी दूसरे गणितीय स्टेटमेंट को सिद्ध किया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ए लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, जैसे सपोज ये 23 को आपने डिवाइड किया 4 से, इसका मतलब कि मान लीजिए आपके पास 23 टॉफी है। क्या है? 23 टॉफी है। ठीक ना। आपको इसे 4 लोगों में डिवाइड करना है, बराबर बराबर देना है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। इन 4 बच्चों में आपको बराबर देना है। तो आपने पहले को 5 दिया, दूसरे को 5 दिया, तीसरे को 5 दिया, और चौथे को 5 टॉफी दी। ठीक ना। इस तरीके से 5 5 5 5 20 हो गई। अब आपके पास कितनी बची? वो बची 3 टॉफी। ठीक ना। यानी वही 3 टॉफी जो आपके पास बच गई है वही आर है, जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास जितनी टॉफी बच गई है वह बचनी नहीं चाहिए, यानी
शेष जो है का मान 0 होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, आगे फिर इस चीज को बढ़ाने के लिए आप इस 3 को 3 से जो इसके पहले डिवीजर था यानी 4 था, इस 4 में आप इस 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, फिर यहां रिमाइंडर कितना हुआ 1। जब आपने ये कथन जब आपने डिवीजन किया, फर्स्ट स्टेप में जब आपने डिवीजन किया तो देखा ये आया, और दूसरे में सेकंड स्टेप में 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1। अभी भी रिमाइंडर की वैल्यू, शेष की वैल्यू 0 नहीं हुई है। तब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका डिवीजन थर्ड स्टेप में भी करेंगे, यानी इस 1 से यह जो यहां पर डिवीजर था इसे डिवाइड करेंगे। अब 1 3 जा 3 और यहां वैल्यू आ गई 0, ठीक ना। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 0। ये थर्ड स्टेज में जाके आपकी वैल्यू रिमाइंडर की क्या हो जाती है 0, ठीक ना। यह जो आपने स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड किया, यही स्टेप्स जो होते हैं वही डिवीजन लीमा के आधार पर, यूक्लिड डिवीजन लीमा के आधार पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करते हैं। ए एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। इसका आशय यह हुआ कि यूक्लिड डिवीजन लीमा के द्वारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की समस्याओं को दूर किया जाता है। यानी यूक्लिड डिवीजन का फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, फिर ये थर्ड स्टेप, यानी लीमा के स्टेप से ही एल्गोरिथम के परिणाम निर्धारित होते हैं। एल्गोरिथम द्वारा दी गई प्रॉब्लम जो है वो लीमा के अनुप्रयोगों का बार बार प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है। दूसरी तरफ एक चीज ये ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर यानी शेषफल जो होता है उसका मान हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से अधिक होगा, और r की वैल्यू हमेशा b यानी डिवीजर के से कम होता है। इन तीनों स्टेप में आप देखिए कि द वैल्यू ऑफ r वो 0 से अधिक है, ठीक ना। क्योंकि यहां पर r की वैल्यू क्या है, वो 3 है, तो यह 3 क्या है 0 से अधिक है, और b की वैल्यू जो है 4 वो r की वैल्यू से अधिक है। वैसे ही इसमें यहां पर r की वैल्यू 1 0 से अधिक है और b की वैल्यू 1 से अधिक है जो 3 है। इसमें भी वही कंडीशन है कि r की वैल्यू वो 0 है, तो उस कंडीशन में b का मान जो है वो 1 है, ठीक ना।
तो इसके पहले जो भी हमें सिद्ध चीजें मिली थी, यानी पहली चीज r का मान जो है 0 से अधिक होना चाहिए और r का मान b से कम होना चाहिए, यह यहां से प्रूव होता है। नोटेड पॉइंट यह है कि हमें यूनिक रूप से या अद्वितीय रूप से Q और R प्राप्त होते हैं। यूक्लिड डिवीजन लीमा में हमें Q और R अद्वितीय रूप से प्राप्त होते हैं, और जब R का मान 0 होता है और एल्गोरिथम के माध्यम से जब हम HCF निकालते हैं तो जो B का मान होता है वही उसका HCF हो जाता है। ठीक ना, B की वैल्यू जो भी B की वैल्यू होगी वही HCF हो जाएगी। ठीक ना, अगर R यानी रिमाइंडर यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो B जो डिवीजन होगा, जो भाग दिया जाएगा, वही उसका HCF होता है। ठीक ना, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग। इसमें एक पहला अनुप्रयोग देखिए, जैसे यहां पर हमने जो संख्याएं ली थी, जो पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था, यह वैल्यू a इक्वल टू 24 एंड b इक्वल टू 4। सपोज हम ये मान लें कि हमें 23 यानी 23 एक आकृति की लंबाई है और 4 इसकी चौड़ाई है। वो कैसी आकृति बनेगी? वो रेक्टेंगल बनेगी, यानी आयत बनेगी। इसकी लेंथ जो है 23 है और इसकी लेंथ जो है 4 है। तो किसी भी आयताकार कमरे की, या मान लीजिए इस तरीके से अगर है तो आयताकार बरामदे में हमें टाइल लगवानी है, और टाइल ऐसी लगवानी है कि जो टाइल ली जाए ना तो वो काटी जाए और ना कमरे में जगह छूटी रह जाए, और वो टाइल्स का आकार जो होगा वो वर्गाकार हो। तो इसके लिए हमें किसी आयताकार कमरे में वर्गाकार टाइल्स की वह छोटी सी छोटी माप निकालनी है जिससे कि उस कमरे में टाइल्स पूरी तरीके से लग जाए, टाइल्स बचे भी ना, और दूसरी तरफ टाइल्स काटी भी ना जाए, और तीसरी ओर उस कमरे में टाइल्स लगने से थोड़ी सी भी जगह बाकी न रह जाए। तो इसीलिए हम लोगों को निकालना पड़ता है यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम के माध्यम से HCF की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। इसका अनुप्रयोग कैसे है? मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स a इक्वल टू 24 और b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 23 और b इक्वल टू 4 दिया गया है। ठीक ना, अब आप ध्यान दीजिए कि यह 4 है और ये 23 है। तो यानी अगर हमें वर्गाकार टाइल्स लगानी है, माने स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तो इसके लिए अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो हमने ये 4 लेते हुए यहां पर ये 4 इंटू 4 क्या हो गया? एक वर्गाकार आकृति हो गई। ठीक ना, तो ये पहली वर्गाकार आकृति है। फिर इसी के बाद तो इसके बाद अगर ये यहां से यहां तक 23 था और इस 23 में से 4 माइनस हो गया, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी बची? 19। ठीक ना, अब फिर हम अगर 4 इसमें लेते हैं तो ये सेकेंड स्टेप में अगर हमने फिर इसमें 4 लिया तो यहां 4 प्लस 4 8 हो गया, और 8 अगर 23 में माइनस करते हैं या 19 में 4 माइनस करते हैं
तो यहां कितना बचेगा, ये हो जाएगा 15, ठीक ना। ये वैल्यू जो अभी तक 19 थी, अब ये यहां से यहां तक क्या हो गई, 15 हो गई, ठीक। अब इसके बाद फिर हम 4/4 लेते हैं, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये जो अभी तक 15 था, अब वो इसमें 15 में 4 माइनस करेंगे तो अब ये वैल्यू कितनी बच गई, 11, ठीक ना। फिर उसके बाद हमको 4 लेना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में हमने 4/4 स्क्वायर्स की एरिया को निकाला, तो अब ये जो 11 था, अब 11 से 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक ना। फिर इसमें से 4 हम एक फिर लेते हैं, ये हो गया 5, ठीक ना। तो ये जो 7 था, इस 7 में अगर 4 को हम माइनस करते हैं तो अब ये बचा 3, ठीक ना। तो ये एरिया कितनी बची, 3, यानी ये एरिया टोटल कितनी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 20, ठीक ना। अब आप ध्यान दीजिए कि 4 इंटू 5, 20 कैसे हुआ, 4 इंटू 5, यानी 4/4 को अगर आपने लिया तो वो कितनी बार लेना पड़ा, 1 2 3 4 5 टाइम्स लेना पड़ा। तो ये 20 की एरिया इधर निकल गई और बाकी बची कितनी, 3। ये 3 क्या थी, वो 3 इसकी रिमाइंडर थी, ठीक ना। तो पहले स्टेप में आपने देखा कि 4 इंटू 5 यानी 20 की एक स्क्वायर एरिया इधर से निकल गई और उसमें रिमाइंडर 3 बचा, ठीक ना। अब दूसरी बार यह आप देखिए, यह 4 है, ठीक ना, और यह एरिया क्या है, वो 3 है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये 4 है और ये 3 है, इसको अगर स्क्वायर बनाना है तो 4/4 का स्क्वायर तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये 3 ही है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर 3/3 का स्क्वायर बनेगा, ठीक ना, 3/3 का स्क्वायर बनेगा। तो ये 4 है, तो यानी इसमें से एक छोड़ दीजिए और ये क्या हो गया, ये 3 था, ये 3 हो गया, और अगर ये 1 हो गया तो ये भी जो 4 था वो 4 क्या हो गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो यानी दूसरा क्या हुआ, 3 इंटू 1 यानी 3/3। देखिए ये 4/4 पहले का डिवीजर, दूसरे का डिविडेंड, और पहले का रिमाइंडर, दूसरे का डिवीजर। फिर ये दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में आप देखिए कि दूसरे का डिवीजर, तीसरे का डिविडेंड और दूसरे का रिमाइंडर जो था वो तीसरे का डिवीजर हो गया, ठीक ना। तो दूसरे स्टेप में 3:1, तो यानी ये 3 और ये 1, ठीक ना। अब ये है कि ये तो वैल्यू हो गई 1 की, ठीक ना, ये वैल्यू हो गई, ये इतनी दूरी कितने की हो गई, 1, लेकिन ये कितने की है, ये अभी 3 है। अब इसको आपको फिर जो है भाई 3/3 तो हो नहीं सकता, 1/1 हो सकता है। अगर 1/1 करते हैं तो क्या करेंगे, 1 को ही 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक ना। ये फर्स्ट स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर, ये थर्ड स्क्वायर, और तीनों की क्या होगी 1/1, और ये भी 1 इंटू 1, और ये भी 1 इंटू 1। आप देखो 1 इंटू 3 मतलब 1/1, 1 स्क्वायर की एरिया वाले कितने चैम्बर्स मिले, 3 चैम्बर्स, इसीलिए ये हो गया 3:1। तो यानी इस 23x4 क्षेत्रफल वाले आयताकार के क्षेत्रफल या कमरे या बरामदे के क्षेत्रफल को छोटे से छोटे स्क्वायर्स के रूप में अगर डिवाइड करेंगे तो वो टाइल्स की छोटी सी छोटी माप क्या होगी, वही उसकी वो होगी 1, और यही 1 क्या होगा, वो इसका हो जाएगा HCF। तो इसका HCF क्या होगा 1। और वैसे भी आप देखिए, जब थर्ड स्टेप में आपने 1 से डिवाइड किया
यह जो डिवीजर था इसने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया डिवीजन को और रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, यही 1 जो है इसका HCF हो गया। ठीक ना। तो ये पहला अनुप्रयोग है जब किसी आयताकार क्षेत्रफल को, आयताकार कमरे में वर्गाकार टाइल की छोटी सी, वर्गाकार टाइल्स की छोटी माप। आयताकार का मतलब हुआ रेक्टेंगल। क्या, रेक्टेंगल। यानी किसी भी रेक्टेंगल एरिया वाले कमरे में एक स्क्वायर्स टाइल्स के स्क्वायर, वर्गाकार यानी स्क्वायर्स टाइल्स को छोटी स्क्वायर की टाइल छोटी माप क्या होगी वो हमें निकालने में ये हम एक पहला इसका अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आइए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का दूसरा अनुप्रयोग। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सेकंड एप्लीकेशन क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स यानी धनात्मक सम पूर्णांक को 2q के रूप में और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स यानी धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में दर्शाना या प्रदर्शित करना। ठीक ना। इसके अंतर्गत आप देखिए जो नंबर्स हम लोग काउंट करते हैं और शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अप टू 100 तक ही लेते हैं। आगे भी हो सकता है लेकिन इसे 100 तक लेते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक ना। तो पॉजिटिव है ही है। दूसरी चीज इवन इंटीजर्स को 2q के रूप में, यानी 2 क्या है, इवन इंटीजर्स है और 2 का मल्टीपल क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10 12, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 का टेबल सभी लोग जानते हैं। तो अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मान लो 2 जो है वो 2q है। ठीक ना। क्या है, 2q है। तो 3 क्या होगा, अगर 2 जो है 2q है तो 3 क्या होगा, 2q + 1। फिर 4, 2 2 जा 4, 2 का ही मल्टीपल आ गया, 2 का ही मल्टीपल आ गया। फिर यानी 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2 × 2q, वो भी क्या है ये 2q 2 का ही मल्टीपल है तो 4 भी मल्टीपल है। 4 के बाद 5 क्या हो जाएगा, 2q + 1। 6 2 का मल्टीपल, 7 2q + 1, 8 2 का मल्टीपल यानी 2q। जो 2 के मल्टीपल हैं वो 2q के द्वारा दिखाए जाएंगे और जो उनसे एक बड़ी संख्या होगी वो 2q + 1 के द्वारा। तो यानी यह जो 2q है वो इवन इंटीजर्स को दिखा रहा है, 2 4 6 8 ऐसे ही पूरी। और जो 2q + 1 जो है वो 3 है, 2q + 1 5 है, 2q + 1 7 है। तो यानी 3 क्या है, ऑड नंबर। 5 क्या है, ऑड नंबर। 3 5 और 7 ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। और ये ऑड नंबर्स कैसे दिखाए जा रहे हैं, ये दिखाए जा रहे हैं 2q + 1 में। ठीक ना। ये सामान्य सा हमारे समझ में आता है। अब इसके 2q के बाद अगर हम यहां पर 3q लें
ठीक ना। 2q के बाद अगर मान लो 3q को लें तो ये 3 जो है वो 3q है, ठीक ना। 3 जो है वो 3q है, तो 3 जो है वो 3q है। और 4 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, 5 क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक ना। 6, 3 2 जा, 3 का मल्टीपल क्या है 6 है, तो ये तो 3q ही जो 6 क्या हो जाएगा 3q ही हो जाएगा। फिर 7 मान ले 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा यानी 3q प्लस 1 7 हो जाएगा। 3 के मल्टीपल से 1 2 2 ज्यादा यानी 3q प्लस 2 जो है वो क्या हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 3q 4 3q प्लस 1 5 3q प्लस 2 6 3q 3 7 3q प्लस 1 8 3q प्लस 2, ये 3 के मल्टीपल के साथ इसको देखा। अब आइए इसको 4 के मल्टीपल्स में देखते हैं। हम इसको 4 के मल्टीपल्स में देखते हैं तो ये 4 है, ठीक ना। 4 यानी 4q, ठीक ना। अब 5 क्या है 4q से एक ज्यादा यानी 5 क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, ठीक ना। 6 क्या है 4q से 2 ज्यादा यानी 6 क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। 7 4q प्लस 3, ठीक ना। और 8 4 2 जा 8, ये तो 4 के मल्टीपल जो है 4 8 12, ये सब क्या है 4 के मल्टीपल है। तो यानी यह पूरा नंबर सिस्टम या तो 4q में होगा या 4q प्लस 1 में होगा या 4q प्लस 2 में होगा या फिर 4q प्लस 3 में होगा। यानी 4 या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा या 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को लेके समझ सकते हैं, एक सामान्य सी बात है। और इसको जब आप समझ लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन लगाने में कोई भी नंबर ले लीजिए। हम लेते हैं 7, ठीक ना। 7 के मल्टीपल क्या हो गए, ठीक ना। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब हम कह रहे हैं कि 7 को आप 2q के रूप में प्रदर्शित करिए। तो अगर 7 जो है 2q के रूप में है तो 8 क्या होगा 8 होगा, सॉरी 7 जो है 7q होगा तो 8 क्या होगा 7q प्लस 1 के रूप में होगा। 9 क्या होगा 7q प्लस 2 के रूप में होगा। 10 क्या होगा 7q प्लस 3 के रूप में होगा। 11 क्या होगा 7q प्लस 4 के रूप में होगा। 12 क्या होगा 7q प्लस 5 के रूप में होगा। 13 क्या होगा 7q प्लस 6 के रूप में होगा। 14 क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 क्या है 7 का मल्टीपल है तो 14 क्या हो गया ये 2 इंटू सॉरी 7 इंटू 7q, ठीक ना। 7 इंटू 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 7q, तो यानी ये 7 का मल्टीपल हो गया। तो यानी अगर 7 को लेते हैं तो यह पूरा का पूरा नंबर या तो 7q के रूप में होगा या 7q प्लस 1 के रूप में होगा या 7q प्लस 2 के रूप में होगा या 7q प्लस 3 के रूप में होगा या 7q प्लस 4 के रूप में होगा या 7q प्लस 5 के रूप में होगा या 7q प्लस 7 के रूप में होगा 6 के रूप में होगा या 7q 7 यानी 7 का मल्टीपल होगा 14 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से ये पूरे के पूरे नंबर को हम ऑड या इवन के रूप में और किसी भी नंबर के मल्टीपल्स के रूप में हम लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने
यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के एप्लीकेशंस पढ़ें। थैंक यू।